दिस इज़ मी योगालिशियस अंजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है डेट 8 जुलाई और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। आज अगेन मैंने एक वीडियो मैं बना रही हूँ रिगार्डिंग विटिलिगो। तो विटिलिगो से रिलेटेड मुझको इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, कैमरा ही हिल गया, इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं और बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि शायद मैं विटिलिगो की कोई डॉक्टर हूँ या मुझको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मेरा जो यूट्यूब का जो नाम है योगालिशियस अंजू व्लॉग, सेम नाम योगालिशियस अंजू मेरा इंस्टा पर भी है। तो वहाँ पर मुझको इतने ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं। मैंने जो प्रीवियस जो मेरे वीडियोस बनाए हैं वो मैंने अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जिससे मैं गो थ्रू हुई थी और जो जो ट्रीटमेंट मैंने लिया था और जो मैंने सुना है उससे रिलेटेड मैंने उस सारी जो मेरे पास जो नॉलेज थी, मुझे जो पता था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। बट मुझको इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं और सच में जो भी विटिलिगो जिसको भी है ये कंडीशन वो परेशान तो होता ही है, डेफिनेटली परेशान होता है। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उनके मैसेजेस पढ़ के मुझको अपना टाइम जो है वो याद आ जाता है, जैसे मैंने जो जो चीज़ उस टाइम पे फेस की थी वो सब मुझको याद आ जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ उनकी सिचुएशन से। तो अब मैंने आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें थोड़ा सा और मैं डीप में गई इसके बारे में, विटिलिगो के बारे में। मैंने मतलब यूट्यूब पर भी देखा और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें डॉक्टर्स भी हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा, कंसल्ट किया और इधर उधर से बुक्स में मैंने पढ़ा। तो जहाँ से मुझको जो भी नॉलेज मिली और सच में बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें पता चली हैं, तो वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो को मैंने 6 डिफरेंट सेक्शंस में रखा है, अलग अलग सेक्शंस में रखा है। हम 1 बाय 1 हर सेक्शन पर जाएंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगी, बात करेंगे हम उसके बारे में। और ये जो 6 सेक्शंस हैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। पहला जो सेक्शन है वो होगा अबाउट विटिलिगो। विटिलिगो क्या है, कैसे है, क्या क्या होता है इसमें, उसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें हम जानेंगे कि अगर आपको विटिलिगो हो जाता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, आपको क्या क्या आपको उसमें चेक करना है। थर्ड थिंग है डूज, आपको क्या करना है विटिलिगो अगर आपको हो गया है, क्या खाना है आपको। एंड फोर्थ इज उसका ऑपोजिट डोंट्स, कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं खाना है, आपको किस चीज़ से बचना है। एंड फिफ्थ इज इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका मेडिकल एस्पेक्ट जो है वो हम देखेंगे। जो मुझको नई जानकारी जो मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा हमारा सोशल डिलेमा और उससे आपको कैसे डील करना है और आपको किस तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनाना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। और तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आप लोगों के साथ अब शेयर करना जा रही हूं वो सिर्फ एक ब्लैबरिंग नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाई की है, बहुत अपनी तरफ से मैंने रिसर्च की है, बाकायदा बहुत 2-3 बार मैंने उसको रीचेक किया है, इधर से उधर से जहाँ से पॉसिबल हो सका वहाँ से मैंने उसको रीचेक किया है। मेरा मानना यह है कि मैं आपको कम नॉलेज दूँ, कम इन्फॉर्मेशन दूँ वो ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और उसमें कुछ भी चल रहा है वो मैं आपको नहीं देना चाहती। कम इन्फॉर्मेशन दूंगी बट वही दूंगी जो करेक्ट होगी। ओके, तो जिनको विटिलिगो है मैं आपसे बोलूँगी कि आप कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं पॉइंटर्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। तो आप उनको लिख भी सकते हैं ताकि आप उनको बाद में अप्लाई कर सके। वीडियो आज का थोड़ा सा लॉन्ग होगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। इंफॉर्मेशनल होगा, आप लोगों की जानकारी ही बढ़ेगी, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से ही शुरू करते हैं, एबीसी से ही हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ विटिलिगो।
हमारी बॉडी का जो स्किन सेल होता है उसको बोलते हैं मेलेनोसाइटस। तो वो क्या करता है, हमारी जो स्किन कलर होता है इसका जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं मेलानिन। तो मेलेनोसाइटस क्या करता है, वो इनको प्रोड्यूस करता है, मेलानिन को प्रोड्यूस करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो विटिलिगो में क्या होता है, विटिलिगो में ये जो सेल है ये सेल आइदर वीक हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। तो जहां से भी ये वीक होंगे, डेड होने लग जाएंगे, वहां पर ही आपकी स्किन पर डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट पैचेस आने शुरू हो जाएंगे। व्हाइट पैचेस आया मतलब वहां पर आपका मेलेनोसाइटस जो है वो काम नहीं कर रहा, आइदर वो वीक हो गया या डेड हो गया है। तो ये हमें पता है कि विटिलिगो जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो कोई भी बुरी चीज़ होती है उसको बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, बाहर से या अंदर से कोई बीमारी जो है उससे लड़ते हैं। जब वो सेल्स जो हैं वो काम ना करके खुद ही वो जो है डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, हमारी जो अच्छी कोशिकाएं हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। ये 15 to 20% जो है वो जेनेटिक होती है। बहुत ही दुख की बात है, बट है 15 to 20% ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स में से किसी को, आइदर मेल और फीमेल, अगर विटिलिगो है तो 15 to 20% चांस होते हैं कि वो बेबी में भी जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद है आपका केमिकल्स। अगर आप केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बॉडी पर तो उससे भी कई बार क्या होता है, विटिलिगो जो है आपकी बॉडी पर हो जाता है। सो वर्ल्ड में इसका रेशो है 1 to 2%। 1 से 2% लोगों में विटिलिगो पाया जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया में इसका जो परसेंट है वो 2 to 4% है। वर्ल्ड का जो रेशो है उससे ज़्यादा है। 2 to 4% लोग जो हैं इंडिया में, उनको विटिलिगो की प्रॉब्लम है। विटिलिगो जो होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। कुछ जगह विटिलिगो में ये देखा गया है कि उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, उनका जो स्प्रेडिंग का प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। और कहीं पर ये देखा गया है कि विदिन 2 months, विदिन 3 months ये जो है एक जगह से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी बॉडी के जो मेलानिन है वो वर्क कर रहे हैं, अंदर कितने डेड हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी के बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लोली बढ़ते हैं, और किसी के बहुत जल्दी ये पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसके बारे में अब 2 मैं आपको ज़रूरी फैक्टर बताती हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आपको जो विटिलिगो हुआ है वो जल्दी क्योर हो सकता है या उसमें टाइम लगेगा। तो इसको जानने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको सपोज यहाँ पर आपको विटिलिगो है, पैच है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपके जो स्किन हेयर है यहाँ पर वो किस कलर के हैं। अगर वो ब्लैक कलर के हैं, सारे बाल ब्लैक हैं, वहाँ पर भी ब्लैक है, तो आपका थोड़ा इजीली वो क्योर हो सकता है। बट अगर वहाँ पर जो हेयर है वो वाइट कलर का है, तो इसका मतलब ये है, ब्लैक है तो इसका मतलब विटिलिगो सिर्फ ऊपर की सतह पर ही है आपको। बट अगर आपके जो पैच है उसके ऊपर आपके हेयर का कलर वाइट है, तो इसका मतलब है कि वो स्किन में बहुत डीप चला गया है, एक लेयर और डीप चला गया है आपकी स्किन के अंदर, और आपके बालों को भी इफेक्ट कर रहा है जहाँ से हेयर की ग्रोथ होती है। तो वाइट अगर हेयर आपके हो गए हैं आपके पैच के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाली स्टेज पर चला गया है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी उसको क्योर करने में, ज़्यादा टाइम लगेगा। जहाँ पे अगर बाल आपके ब्लैक हैं वो थोड़ा सा जल्दी क्योर हो सकता है, अगर बाल आपके वाइट हैं तो वो थोड़ा सा कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा उसकी जो क्योर है। सेकंड फैक्टर जो है वो ये है कि इसमें एक टर्म बोला गया है टिप लिप विटिलिगो।
अगर आपको टिप लिप विटिलिगो है तो वो डिफ़िकल्ट होता है क्योर होना, लेट रिस्पॉन्ड करता है। टिप लिप का मतलब क्या है? टिप हमारी फिंगर टिप्स और टो की टिप्स, जैसे कि मेरे भी वेयर इज़ द कैमरा, हाँ मेरी भी फिंगर्स की टिप पर है एंड लिप्स पर है। ऐसे ही मेरा टोज में भी है, टोज की जो टिप्स हैं वहाँ पर पैचेस हैं। तो यहाँ पर अगर आपका विटिलिगो है तो ये डिफ़िकल्ट टू क्योर है, मुश्किल से क्योर होता है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको बॉडी पर पैचेस हैं और नॉर्मल बॉडी पर आपको पैचेस हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी क्योर होते हैं, जल्दी वो रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी मेडिसिन हो उसको। तो ये दो तरीके हैं जानने के कि आपका विटिलिगो का स्टेज क्या है, आप जल्दी से उसमें आराम आएगा या फिर उसमें लंबा टाइम लगेगा। सो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सर्वे किया गया है और उसमें ये पता चला है कि 90% जो है विटिलिगो वो होता है एज 10 to 20 के बीच में। एज ग्रुप जो होता है 10 to 20 के एज ग्रुप के बीच में विटिलिगो जो है वो बॉडी पर होना शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। आप टीनेज में आ रहे होते हो, आप बड़े हो रहे होते हो, तो अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से सम टाइम क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है। और वहीं पर 2 to 4% इंडिया का रेशो है, तो वहीं पर ये ट्रिगर करता है और विटिलिगो की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जिनको विटिलिगो की प्रॉब्लम है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 से 20 के बीच में ये जो है अकर हुआ था। मुझे खुद को व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास तब मुझको विटिलिगो हुआ था, तो मैं भी इसी क्राइटेरिया में आती हूँ। 10 to 20 वाली जो एज ग्रुप है मैं भी उसी में आती हूँ, मुझको भी तभी डिटेक्ट हुआ था। और विटिलिगो के होने का और उसके स्प्रेड होने का एक और जो बहुत मेजर जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपका विटिलिगो स्प्रेड होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, और इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसकी बात हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। बट ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको विटिलिगो होता है और स्प्रेड होता है कि आप जितना आप स्ट्रेस में रहते हैं उतना आपको विटिलिगो जो है वो तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो चलिए आते हैं अब सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन है कि पहले हमने जान लिया कि क्या है विटिलिगो। सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चेक करना है अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको विटिलिगो हुआ है। आपने पहले वो देख लिया कि आपके हेयर का कलर ब्लैक है या वाइट है, आपको टिप्स पर, लिप्स पर है या बॉडी पार्ट्स पर है। उसके बाद आपको किन किन चीज़ों को चेक करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको जैसे ही आपको पता चले कि विटिलिगो है कहीं पर भी बॉडी पार्ट में, वाइट पैच है, तो आपको सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। ओके, अपने डॉक्टर मत बनिएगा, प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो आपको सजेस्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो डॉक्टर तो अपनी बात बताएंगे, साथ ही साथ हमें क्या चेक करना है, हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देखेंगे कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है कहीं। आप चेक करेंगे, चेक करवाएंगे कि आपको विटामिन डी आपका कम तो नहीं है। आपको चेक करना है कि आपका कॉपर, आपकी बॉडी में कॉपर कम ना हो। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 पॉइंट होना चाहिए, उससे कम अगर है तो अगर आप दवाई भी लेते हैं, कोई मेडिसिन भी लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी पर असर नहीं करेगी। ओके, आपको कोशिश करनी है कि आपका पित्त जो है वो बढ़े नहीं। पित्त बढ़ने का मतलब है कि आपको इन्फ्लेमेशन ना हो, इंडाइजेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। आप उस चीज़ का ध्यान देंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितनी गड़बड़ी होगी उतना आपका विटिलिगो जो है वो फैलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपको विटिलिगो है, आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको चेक करना है। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो इनमें से जो घरेलू उपाय है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ये चीज़ें आप डॉक्टर से, विटामिन डी आपको कम है तो वो आपको डॉक्टर से ही पता चलेगा, चेकअप करवाने के बाद ही पता चलेगा। हीमोग्लोबिन का आपको तभी पता चलेगा। बट आपको अपने आप से कोशिश करनी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे डाइट के थ्रू और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा और सही करके। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं और आते हैं थर्ड सेक्शन पर। थर्ड सेक्शन है हमारा डूज और व्हाट यू कैन ईट। आप क्या खा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू हैव विटिलिगो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है, जो कि मैंने बुक्स में पढ़ी है और डॉक्टर्स के द्वारा जो बताई गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हों, ठीक है, जो बॉडी के अंदर जाएं और बॉडी को डिटॉक्स करें, रिवाइव करें। ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी है। तो हमको लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक, मेथी, ये आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। बरसातों में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अभी जो सीज़न चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, उसको अभी आप अवॉइड करेंगे, अदरवाइज बरसात के बाद आप ले सकते हैं पालक, मेथी। आपको नट्स लेने हैं। आप सारे नट्स आप नहीं ले सकते, कौन कौन से नहीं लेने वो मैं आपको बताऊंगी आपके लिए जो बेनिफिशियल हैं। आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, आप अंजीर खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं। येलो कलर की जो भी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए होता है, वो आप लें, ज़्यादा लें मतलब। और उसके अलावा आप खजूर खा सकते हैं, अंजीर मैंने आपको बता दिया। आप चुकंदर और गाजर का जूस वो आप पीजिए। तो चुकंदर और गाजर का जो जूस होता है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एक एंजाइम होता है चुकंदर और गाजर के जूस में जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। तो वो क्या करता है, वो आपकी जो स्किन का कलर है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए गाजर और चुकंदर का जूस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपको लेना है। ओके, इसके अलावा एक मशरूम होता है जो कि थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, उसको बोलते हैं क्रेमिनी मशरूम। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, CREMINI। ओके, तो ये मशरूम है। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो नॉर्मल मशरूम से डबल होते हैं और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी जो स्किन कलर है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको लेना चाहिए अगर आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है आप प्याज आपको खाना चाहिए, प्याज आपके लिए अच्छा है। एप्पल आपको खाना चाहिए। इनमें क्या होता है, एप्पल में और ऑनियन में होता है थायोल्स। ओके, THIOLS। मैं इनकी सबकी स्पेलिंग्स में लिख भी दूंगी ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इसको सर्च कर पाएं अगर आपको देखना हो इनके बारे में। तो ये क्या करते हैं, थायोल्स क्या करते हैं, ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी टॉक्सिक डैमेजेस होते हैं आपके अंदर उससे बचाते हैं, प्याज और एप्पल। तो ये इनका भी आपको सेवन करना है, ये भी आपको खाने हैं, आपके लिए अच्छे हैं ये। इसके बाद आता है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं तो वो लोग वे प्रोटीन लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, कभी कभी मैं भी लेती हूँ। तो वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टडीज़ में पता चला है कि वे प्रोटीन भी विटिलिगो वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी जाएं और वे प्रोटीन का डब्बा ले आएं और अपने आप से खाने लगें। आप, मैं जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ आप इनको लिख सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे तभी आप स्टार्ट करना। वे प्रोटीन तो आप तभी स्टार्ट करना, बाकी जो घरेलू चीज़ें हैं वो तो आप खा सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। बट वे प्रोटीन आपको कितना लेना है, आप कितना वर्कआउट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपकी मतलब लेज़ी वाली आपकी लाइफस्टाइल है और आप वे प्रोटीन ले रहे हो, उसमें प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। तो वो प्रोटीन आपको कितना लेना है वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट के ऊपर, आपका डेली आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर। तो वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। बट जो वर्कआउट करते हैं उनको ये शक रहता है कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो येस, यू कैन टेक दिस। और मुझे भी ये जान के जब मुझे पता चला तो मुझे खुशी हुई कि वे प्रोटीन अच्छा है। वैसे तो अच्छा है ही, वो हमें पता ही है, बट ये था कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो ट्रिगर करती हों जिससे और ज़्यादा स्प्रेड हो विटिलिगो, बट ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पित्त को नहीं बनने देती, या पित्त अगर है आपकी बॉडी के अंदर तो उसको कम करता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करता है वे प्रोटीन, आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन है, आयरन हम जो भी खाने से लेते हैं, आयरन हम बाहर से ही लेंगे, जो भी हम खाने पीने के थ्रू हम आयरन लेते हैं उसको बेटर ऑब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। तो इस रीज़न से भी वे प्रोटीन जो है एक पॉइंट इसका अप हो जाता है कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई जो आप
ले सकते हैं अगर आपको विटिलिगो है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट के ऊपर। विटिलिगो अगर आपको है तो जो मैंने अभी आपको सब्जियां बताई हैं, फ्रूट्स बताई हैं, उसमें हमारे बहुत सारे विटामिन आ गए हैं, विटामिन प्रोटीन्स वगैरह सब उसमें कवर हो गए। अब हम बात करते हैं कॉपर की, कि कॉपर का आप कैसे बैलेंस करेंगे, कॉपर को कैसे इंक्रीज करेंगे आप अपनी बॉडी में। बिल्कुल सिंपल इसका सोल्यूशन है। कॉपर का जग, कॉपर का ग्लास, कॉपर का लोटा सभी के घर में आई थिंक होगा। नहीं है तो जिनको विटिलिगो है प्लीज़ आज ही ऑर्डर करके मंगा लीजिए। कॉपर का पानी पीना है आपको। रात को आप उसको भर के रख दीजिए और सुबह आप उसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको यही करना है कि आपको वो कॉपर के वेसल का पानी पीना है। आप उसको स्टील के ग्लास में नहीं डालेंगे, आइदर आप उसको सीधा ही पी जाइए, और अगर जग वगैरह है, जग है, लोटा है, आप उसे नहीं पी पा रहे हैं तो आप कांच के ग्लास में डाल के उसको पी सकते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ, कांच के ग्लास में रात को पानी तांबे के बर्तन में, तांबे का जग है मेरे पास, रात को उसमें पानी डाल के रखा, सुबह वही पानी कांच के ग्लास में डाल के पी लिया। 2 ग्लास पानी पीना है आपको, 1 ग्लास भी पियेंगे तो चलेगा। तो ये आपको डबल बेनिफिट देगा। मैं तो इसको, मुझे अब पता चला है कि तांबे का पानी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं आपको सरप्राइज की बात बताऊंगी कि हमारी जो औषधि की पुराना जो स्क्रिप्चर है, चरक संहिता, जो बहुत से लोगों को पता भी होगा, उसमें भी विटिलिगो के लिए, सफ़ेद दाग के लिए कॉपर को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है। उसमें ये लिखा हुआ है, किसी विशेषज्ञ ने ये बता रहे थे तो मैंने सुना था कि उसमें बताया गया, चरक संहिता में बताया गया कि आप अपनी फिंगर में तांबे की अंगूठी पहनिए तो वहाँ से जो है आपको कॉपर अब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर और कॉपर की मात्रा बढ़ेगी और विटिलिगो में वो हेल्प करेगा। तो सोचो अगर फिंगर में रिंग पहनने से बॉडी उसको इतना अब्जॉर्ब कर रही है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बोलेंगे कि बाहर से कैसे हो जाएगा, वो जो स्टोन्स पहनते हैं, जो सोना चांदी पहनते हैं, जो बोलते हैं गुस्सा आता है तो चांदी की अंगूठी पहनना चाहिए, उससे आराम मिलता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो अगर बाहर से हम रिंग पहन के इतना हमको फायदा हो रहा है तो सपोज आप डेली 2 ग्लास पानी आप तांबे का पी रहे हैं तो वो आपको कितना बेनिफिट देगा। तो अगर आपने नहीं लिया है तो आज ही ले आइए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा करेगा। और सुबह सुबह 2 ग्लास पानी पीने का एक फ़ायदा और भी होगा आपका कि आपका मोशन जो है वो आपके बहुत रेगुलर हो जाएंगे। अगर आपके मोशंस रेगुलर नहीं है तो सुबह सुबह आप 2 ग्लास तांबे के जग का, लोटे का पानी पिएंगे तो आपके मोशन भी जो है वो रेगुलर रहेंगे, आपका पेट भी ठीक रहेगा और साथ साथ आपके बॉडी के अंदर जितना कॉपर हमको चाहिए वो भी आपको मिल रहा है। तो कॉपर का इंटेक बढ़ेगा तो आपके जो मिलेनिन है उनको फिर से बनने में हेल्प मिलेगी। तो कॉपर का जो वाटर है उसका एक मतलब थोड़ा सा इसको मैं और साइंटिफिक वे में मैं आपको बताती हूँ, मैंने नोट डाउन किया हुआ है। कॉपर का जो वाटर होता है वो एक कोएंजाइम की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करता है, एक हार्मोन को बनने में हेल्प करता है। वो हार्मोन क्या है? MSH। MSH क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेलेनोसाइट जो है उसको बनाने में, ये बनाने वाला जो हार्मोन होता है उसको, उस हार्मोन को बिल्ड होने में हेल्प करता है कॉपर का जो वाटर होता है। तो सीधा सीधा कनेक्शन हो गया, मेलेनोसाइट को अगर वो बनाने में हेल्प कर रहा है तो वो सीधा कनेक्शन हो गया कि वो आपको विटिलिगो में हेल्प करेगा ही करेगा। तो जिनको विटिलिगो नहीं भी है, वो भी जो पुराने लोग हैं जो हमारे आयुर्वेद को मानते हैं, तो वो भी 60 to 70% लोग जो है वो कॉपर के वेसल का पानी सुबह पीते ही हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं। अभी के भी जो हैं, तो हमें विटिलिगो है तो हमें और मतलब हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि डबल बेनिफिट हमें मिलेगा, तो हमें कॉपर का पानी पीना ही पीना है। ओके, चलिए जी, आते हैं हमारे 4th सेगमेंट पर, 4th सेक्शन पर, जिसका नाम है डोंट। पहले वाला सेक्शन था डू, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब है डोंट, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं पथ्य अपथ्य। पथ्य मीन्स आपको क्या क्या करना है, अपथ्य मीन्स क्या क्या आपको नहीं करना, किस रास्ते पे आपको नहीं जाना है। तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत सारे डॉक्टर ने बोली है, बट इस पर थोड़ा सा
कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं ऑनलाइन डॉक्टर्स जो हैं, वो है खट्टा। तो बहुत से डॉक्टर्स ने बोला कि एक्सेस खट्टा आपको नहीं लेना। एक्सेस तो नहीं लेना, ये तो सभी ने बोला, बट कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको खट्टा लेना चाहिए, कि विटामिन सी लेगा आपको तो वो बेनिफिशियल होगा। और बहुत सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको खट्टे से थोड़ा बचना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से खट्टा ट्रिगर करता है आपके विटिलिगो को। खट्टा जो है वो ट्रिगर करता है इन अ बैड वे, स्प्रेड होने में हेल्प करता है, ट्रिगर करता है। मैं इसमें मतलब इसको एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, ये मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मैंने एक डॉक्टर का देखा, 2 डॉक्टर का देखा, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और सब में बहुत कंफ्यूजन थी। कोई बोल रहा था कि आपको खाना चाहिए, कोई बोल रहा था कि नहीं खाना चाहिए, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि नहीं खाना चाहिए। तो ऑनलाइन इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जहाँ पर भी मैंने चेक किया, एक डॉक्टर का देखा, फिर दूसरे डॉक्टर, कोई कह रहा है कि लेना चाहिए, कोई बोल रहा है कि नहीं लेना चाहिए। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको खट्टा जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा स्प्रेडिंग वाला स्टेज था और मैं खट्टा लेती थी, खट्टे में क्या आ गया आपका, अचार आ गया, नींबू आ गया, खट्टा दही आ गया, मट्ठा आ गया। बेसिकली यही हमारे इंडियन क्विजीन में यही होता है। तो ये जब मैं लेती थी तो स्प्रेड होता था। ये 100% मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है, मैंने फील किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों में से कौन कौन लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत से डॉक्टर बोले लेना चाहिए, अब जो पेशेंट है वो देख रहा है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिसने वीडियो देख लिया कि लेना चाहिए वो लेगा ऑब्वियसली। और मुझे तो लगता है कि ये स्प्रेड करता है और ये स्प्रेडिंग में मतलब स्प्रेडिंग का एक फैक्टर है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप खट्टा मत लीजिए। आपको दही बहुत ज़्यादा पसंद है तो बिल्कुल फ्रेश जमा हुआ दही आप लीजिए, जिसमें खटास नहीं होती, कम खटास होती है तो लीजिए, बट कम क्वांटिटी में लीजिए। और नींबू तो अगर नहीं लेंगे तो उससे ऐसा कुछ हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं तो नहीं खाती हूँ। सुबह बहुत से लोग हनी लेमन का वाटर पीते हैं, बट मुझको पता है कि वो मेरे लिए नहीं है, तो मैंने कभी लाइफ लॉन्ग नहीं पिया, नहीं लिया। गर्मी हो जाती है तब भी शिकंजी वगैरह हम लेते हैं बाहर से, तो अगर नींबू वाली होती है तो मैं नहीं लेती हूँ, कि जो चीज़ हमें हार्मफुल है वो नहीं लेनी है। ओके, तो ये तो होगी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप खट्टा नहीं लें, कम लें। अगर आपको खट्टा पसंद है तो कम लें, बिल्कुल मिनिमम लें। सेकंड थिंग है मैंगो। ऐसा बोला गया है कि मैंगो में भी कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो कि जो हमारे मेलेनोसाइट होते हैं उनको वीक करता है। तो आम अगर कच्चा होता है तो वो खट्टा ही होता है, तो आम की मात्रा आपको कम लेनी है। अगर आपका बहुत ही मन है तो एक छोटा आम खा लिया, आधा पीस खा लिया, तो उतना आप खा सकते हैं, ज़्यादा आम नहीं खाना है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद है आपका रेड चिली, ग्रीन चिली एंड स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा मिर्ची वगैरह आपको नहीं खानी है। ये किससे एसोसिएट हो रहा है? ये एसोसिएट हो रहा है आपके पित्त से। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले खा रहे हैं, चिली खा रहे हैं, तो ये आपके पित्त को बढ़ाएंगे, आपके पेट में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, तो वहाँ से ये एसोसिएट हो रहा है और ये फिर ट्रिगर करेगा जाके आपके विटिलिगो को, आपके मेलेनोसाइट को, उनको ट्रिगर करेगा। तो ये आपको नहीं लेने हैं। तो इसमें भी एक रिसर्च है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कहाँ पे खाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते हैं राजस्थान में। और आपको ये जान के शौक लगेगा, मुझको भी ये शौक लगा था, मुझको भी ये चीज़ नहीं पता थी कि रिसर्च में ये पता चला है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो विटिलिगो के होते हैं वो राजस्थान में होते हैं, क्योंकि उनका फूड पैटर्न वैसा है। वहाँ पे मसाले ज़्यादा खाए जाते हैं, मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है, ग्रीन चिली, रेड चिली वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है, तो वो जाके ट्रिगर करती है। अगर आपको विटिलिगो नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमें मसाले कम ही खाने चाहिए, बट कई लोग होते हैं जिनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है। बट आपको अगर विटिलिगो है तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा कम करनी होगी, ग्रीन चिली, रेड चिली एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा मसालेदार। अब आता है एक हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट, हार्ट ब्रेकिंग एक चीज़ जो हम सबको बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है, वो है चाय। तो
स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि चाय जो है वो क्या करती है कि हम खाने के थ्रू जो भी आयरन हम ले रहे हैं उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है चाय। तो इस रीज़न से चाय को भी जो है अपथ्य माना गया है, चाय को भी आपको नहीं लेना चाहिए। मैं तो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बट 2 कप लेती हूँ एक दिन के। तो आई थिंक 1 या 2 कप तो चलता होगा। तो ये आप प्लीज़ कंफर्म कर लेना। बट ऐसा बोला गया है, फर्मली बोला गया है कि चाय के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं, वहाँ पे एंजाइम का नाम भी लिखा था, वो मैं लिखना भूल गई हूँ, जो कि अगर हम कोई भी आयरन ले रहे हैं तो वो आयरन बॉडी को आपके लगता नहीं है चाय की वजह से। तो इसलिए क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें अपनी चेक करके ठीक रखनी है, हमें आयरन ठीक रखना है, विटामिन ठीक रखना है हमें, और कॉपर ठीक रखना है, हीमोग्लोबिन ठीक रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए, तब बेटर आपको असर होगा जो भी आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं विटिलिगो के लिए। तो चाय भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद आता है जो आपको नहीं लेना है, उन चीज़ में आते हैं आपके नट्स। में आपको बताने जा रही हूँ, आपको काजू नहीं लेना है, आपको पिस्ता नहीं लेना है, आपको बेरीज नहीं लेनी है, जैसे क्रैनबेरीज, रेस्पबेरीज, ये नहीं लेनी है आपको। इसके अंदर भी ये जो क्रैनबेरी, रेस्पबेरीज होती है, जो बेरीज होती हैं, इनके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे मेलेनोसाइट को वीक करते हैं या डेड ही कर देते हैं। तो इनको भी हमें नहीं लेना है। और हमारे पास फ्रूट की इतनी बड़ी टेबल है, बहुत फ्रूट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रूट है, तो आप और चीज़ें खा सकते हैं। आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, बेरीज से आप बचें, काजू पिस्ता नहीं खाएं। आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, आप अंजीर खा सकते हैं, बहुत कुछ है खाने को। तो इनसे हमें बचना है। ओके, सो नेक्स्ट है सनलाइट। आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट में, धूप में भी आपको नहीं जाना। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, तो ये भी प्रूवन फैक्ट ही है कि अगर आपको विटिलिगो है तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक सनलाइट में नहीं रहना है। सनलाइट से क्या होता है कि सनलाइट में देखो, अब की बार मैंने पूरी पढ़ाई की है, पहले मैं सिर्फ ऊपर के पॉइंटर्स बता रही थी, अब मैंने हर चीज़ का ये सर्च किया कि अगर ये पॉइंट बोला है, डॉक्टर्स ने बोला है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पिछले पूरे वीक में यही कर रही थी, इसके बारे में ही स्टडी कर रही थी। हर पॉइंट को मैंने रीचेक किया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। सो सनलाइट में ऐसे मतलब सर्टेन रेज जो होती हैं वो होती हैं सनलाइट में, जो कि हमारी बॉडी को जब कांटेक्ट करती हैं तो वो हमारी जो विटिलिगो जिनको है उनके लिए वो हार्मफुल होती हैं, वो सर्टेन रेज जो होती हैं। तो उससे आपको क्या करना है बचने के लिए? वैसे तो आप कोशिश करेंगे कि भरी दोपहरी में आप बाहर कम जाएं, जाना भी है तो आप जल्दी अपना काम वाम निपटा के आ जाए, बहुत ज़्यादा देर तक आपको सनलाइट में नहीं रहना है। बट अगर आपकी मजबूरी है, आपको सनलाइट में जाना ही है, तो आप एक इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लीजिए, सनस्क्रीन लगाइए आप, ताकि आप जो हार्मफुल रेज हैं उनसे आप बचे रहे। उसके अलावा आप फुल स्लीव के कपड़े पहने जब भी आपको ये तो पता ही आप घर से निकल रहे हैं कि अगर आपको काम है, ज़्यादा देर तक आपको सनलाइट में रहना, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, फुल स्लीव के आप कपड़े पहने, कैप पहन सकते हैं आप, अम्ब्रेला ले सकते हैं। आपको बेसिकली सनलाइट से बहुत देर तक डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना है, ये आपको करना है। कईयों का तो जो विटिलिगो जो होता है वो वाला एरिया सनलाइट में जाते ही, थोड़ी देर धूप में जाते ही बिल्कुल रेडिश हो जाता है। ये भी आपने नोट किया होगा, और आप में से कई जो विटिलिगो के पेशेंट्स हैं वो ये फील भी करते होंगे कि बिल्कुल रेड हो जाता है, उनमें ईचिंग होने लग जाती है। तो हमें इस चीज़ से भी बचना है। सो सनलाइट से हमें बचना है। रगड़ या चोट, उससे भी हमें बचना है। हालांकि ये बहुत सिली बात है कि हम कैसे बचें, चोट लगनी है तो लगनी है, बट हमें कोशिश करनी है कि चोट ना लगे, रगड़ ना लगे। क्योंकि क्या होता है, विटिलिगो की प्रॉब्लम जिनको भी है, आपको चोट लगी या रगड़ लगी है, तो जब वो चोट का बाहर का जो ब्लैक हो जाता है, उसके बाद जो वो हटता है, तो वो आपका विटिलिगो में ही कन्वर्ट हो जाता है, वाइट ही हो जाता है पैच। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे एल्बो पर यहाँ पर ये चोट लगी थी, जब बढ़ता था विटिलिगो बढ़ता था, तब की मैं बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा राउंड सर्कल में चोट लगी थी, और चोट के बाद जब वो हील हुआ, ठीक होने लगा, तो ये पूरा एरिया यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा वाइट हो गया था। अब ये अपने आप से ही स्किन कलर में आ रहा है। आई डोंट नो कैसे, मैं दवाई तो लेती नहीं हूँ, बट हाँ जो परहेज है वो मैं करती हूँ। तो ये अब इतना हो गया है, नहीं तो ये पहले इतना, मतलब ये दो जो है ये आपस में कनेक्टेड थे, पूरा ऐसे करके पैच था ये। तो ये चोट की वजह से ही था, यहाँ पर वैसे कुछ नहीं हुआ था, अपने आप से नहीं अकर हुआ था, चोट लगी थी तो वहाँ पर पूरा वाइट पैच बन गया था। अभी धीरे धीरे
नॉर्मल हो रहा है। अब ये तो कई सालों से मैं इसको ऐसा ही देख रही हूँ। सो ये है, आपको रगड़ और चोट से जितना हो सके आपको बचने की कोशिश करनी है। कैसे बचेंगे ये पता नहीं। केमिकल से आपको दूर रहना है। आप कोशिश करें कि जो भी आप अपनी बॉडी के ऊपर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हर्बल हो। बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करना। परफ्यूम्स नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। आप नहाएंगे धोएंगे तो वैसे ही आप फ्रेश रहेंगे। या फिर परफ्यूम अगर लगाना ही है तो पहले आप कपड़ों पे लगा लीजिए, बाहर जो भी आप ड्रेस पहनने जा रहे हैं उसके बाद आप उसको पहनिए। डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आप परफ्यूम वगैरह यूज़ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली मतलब इफेक्ट करते हैं आपके विटिलिगो को। ऐसा मैंने देखा है अपने केस में भी उस टाइम पे जब स्प्रेड होता था, और औरों से भी मैंने सुना है, क्योंकि मैं 2-3 साल हमने चक्कर काटे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, बहुत जगह अलग अलग। आपको अगर मेरी जर्नी देखनी है तो उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, जो सिर्फ आज का ही वीडियो देख रहे हैं, मैं एक बार उसका लिंक अगर पॉसिबल हो सका तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विटिलिगो नाम की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरह से मुझको विटिलिगो हुआ था, मैंने क्या क्या फेस किया और कैसे अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। तो वहाँ पे सब कुछ है, वो आप देख सकते हैं। सो केमिकल से आपको दूर रहना है, ओके। एंड सबसे बड़ी चीज़, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना आपकी बॉडी अंदर से अच्छा फील करेगी और उतना बेटर वो रिस्पॉन्ड करेगी। इसके बारे में फिर हम लास्ट सेक्शन में थोड़ा और बात करेंगे। चलिए जी, आ गए हैं हम अपने लास्ट सेक्शन पे, विच इज मेडिकल एस्पेक्ट, विटिलिगो का मेडिकल एस्पेक्ट। सो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, और बहुत सारे कमेंट्स में एक पर्टिकुलर दवाई का नाम लिखा हुआ था, एक पर्टिकुलर ऑइंटमेंट का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम है मोनोबेंजोन। तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि आप मोनोबेंजोन के बारे में क्यों नहीं बात कर रही हैं, आप उसके बारे में बताइए। तो मैंने उसको चेक किया, मोनोबेंजोन को, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, मैंने उसको चेक किया तो पाया कि ये जो मोनोबेंजोन जो है ये क्या करती है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वाइट अगर पैच हो गया है तो वो कम हो और स्किन कलर आए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि मोनोबेंजोन क्या करती है, मोनोबेंजोन जो आपके स्किन कलर है, सपोज मेरा स्किन कलर ये है और मुझको व्हाइट पैच हुआ है, स्किन कलर ये है, व्हाइट पैच हुआ है, तो मोनोबेंजोन क्या करेगी, स्किन कलर को भी व्हाइट में ही कन्वर्ट कर देगी। स्किन लाइटनिंग क्रीम है वो, ओके। तो जिनको कम है विटिलिगो उनको तो कैसे कोई सजेस्ट करेगा, आई डोंट नो। कोई भी नहीं चाहेगा कि पूरी बॉडी हमारी वाइट हो जाए, अनलेस कि आपको बहुत ही एक्सेस में विटिलिगो है, सिर्फ आपका जो स्किन पोर्शन है बिल्कुल छोटे छोटे बिट्स में आपका कहीं कहीं बचा हुआ है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका स्किन कलर का है और थोड़ा आपको विटिलिगो है या पैच, इतने बड़े बड़े भी पैच हैं, तो आपकी पहली कोशिश यही रहेगी कि आप उन पैचेस को स्किन कलर में लेके आए, ना कि पूरी बॉडी ही हम वाइट कर दें। तो मोनोबेंजोन के बारे में मैंने जो पढ़ा मुझको यही दिखाई दिया हर जगह। मैंने फिर इसको रिकन्फर्म किया, 3-4 जगह मैंने चेक किया, तो इसके बारे में यही था कि ये परमानेंटली लाइटन स्किन इन पीपल विथ विटिलिगो, ये स्किन कलर को बिल्कुल लाइट कर देती है, वाइट कर देती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंडियन स्किन टोन के लिए ठीक है, अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा विटिलिगो है और आप स्किन कलर को बिल्कुल हटाना चाहते हैं। ये बात होगी मोनोबेंजोन की। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ था कि वो लेते हैं लेकोर कैप्सूल, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और लिवकॉन कैप्सूल एंड लेकोर ऑयल। बहुत से लोगों ने कमेंट करके लिखा हुआ था कि हम ये लेते हैं और इससे जो है उनको काफ़ी आराम मिल रहा है। तो ये एक फार्मेसी बोलूँ या एक हॉस्पिटल, आई डोंट नो, इंस्टीट्यूशन कायाकल्प नाम से है, तो उन लोगों का शायद ये है, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लें, एक बार चेक कर लें, इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को भी बताएं और उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि कायाकल्प जो है वो वर्क तो बहुत कर रहे हैं इस फील्ड में, विटिलिगो की फील्ड में। तो
अब मुझे ये अच्छे से ध्यान नहीं है कि ये जो मेडिसिन्स हैं ये कायाकल्प की हैं या रैंडम ही आए हुए थे, बट ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन में थी, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रही हूँ। इसके अलावा एक दिल्ली में डॉक्टर निकिता कोहली हैं, निकिता कोहली दिल्ली में, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। तो वो जो है वो भी विटिलिगो का ट्रीटमेंट करती हैं। अब उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वो मुझको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट उनके रिव्यूज़ बहुत 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 अच्छे हैं। तो आप वहाँ पर भी जो दिल्ली एनसीआर या नियर बाय के लोग हैं वो वहाँ पर भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब जिस मेडिसिन का मैं नाम लेने जा रही हूँ वो मुझको मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो डॉक्टर है, उन्होंने मुझको बताया है। तो मैं मतलब वो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसको क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैंने बोला कि मैं बहुत टाइम से मेरा स्प्रेड नहीं होता इसलिए मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मैं ट्राई मतलब मैंने नहीं यूज़ किया है। तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत टाइम हो गया इस फील्ड से दूर रहे हुए, इसके बारे में नॉलेज मतलब गेन किए हुए, तो शायद आपको ना पता हो कि ये मेडिसिन इस तरह की आ चुकी है जो कि वर्क करती है विटिलिगो पर। एंड उसके बाद मैंने उन्होंने जब मुझे बताया उसके बाद मैंने उस मेडिसिन को चेक किया और सच में वो मतलब हर जगह लिखा हुआ है कि वो विटिलिगो पर वर्क करती है। मेडिसिन का नाम है टोफासाइटिनिब। टोफासाइटिनिब, मैं इसका नाम लिख दूंगी, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, बहुत गंदी है। टोफासाइटिनिब मेडिसिन का नाम है। ओके, तो ये क्या है, ये जो भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं उनमें ये मेडिसिन जो है ये वर्क करती है। तो इसलिए इसका मतलब डॉक्टर जो हैं उन्होंने बोला था कि इसका असर बहुत स्लो होता है। आप ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में ही आपको असर दिखने लग जाए, 2 महीने में ही आपको असर दिखने लग जाए। कम से कम आपको 5-6 महीने मेडिसिन ये लेनी होगी, उसके बाद आपको इसका स्लाइट आपको जो है फील होगा बॉडी पर, और विटिलिगो में स्लाइट आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो ये मैं मेडिसिन का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो वहाँ पे आप जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा। आप खुद भी इसके बारे में चेक कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर को भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग ये मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से मैं मेडिकल टर्म से दूर हूँ विटिलिगो की। मेरा स्प्रेड नहीं हो रहा इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, तो मुझे नहीं पता अभी क्या नया आ गया है इस फील्ड में। तो जो मुझको पता चला है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बट ये मुझको बहुत प्रॉमिसिंग मेडिसिन लग रही है, टोफासाइटिनिब। तो इसका मैं नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, प्लीज़ आप चेक कीजिएगा और इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी पूछिएगा। एंड इसके बाद लास्ट जो मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ, ये मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताई है, उसका नाम है बाकुची, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं बर्बरीज वेलगारिस। तो उसकी जो रूट की बाक होती है वो यूज़ होती है विटिलिगो की मेडिसिन्स में। और ये मेडिसिन तो मैंने इतनी जगह देख ली है, इतनी जगह सुन ली है कि ये मतलब है असरदार है ये विटिलिगो में। मैं जब मेरे बचपन में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब भी मुझको जो भी दवाई दी जाती थी तो उसमें बाकुची होता था। और उसके बाद अभी तक मैंने आज जो ये टोफासाइटिनिब मेडिसिन मुझको नहीं पता चली है। इसके अलावा जो भी मेडिसिन हैं इनका जिक्र मैं पहले वीडियो में भी कर चुकी हूँ। तो बाकुची जो है ये मेरे टाइम से चली आ रही है, और मैं जितना भी मैंने आयुर्वेद के वे में मैंने इसका ट्रीटमेंट देखा है उसमें हर जगह इस बाकुची का जिक्र है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैं ऐसे सर्च कर रही थी, बाकुची सिर्फ मैंने लिखा और वहाँ पर आई कि ऑस्ट्रेलिया की एक दवाई बनाने वाली कंपनी का नाम वहाँ पर आया, जिसका नाम है विटिलिगो ऑर्गेनिक्स। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये दवाई बनती है। तो ये है ऑस्ट्रेलियन मेड ऑर्गेनिक रेमेडी, और जिसके अंदर जो कि विटिलिगो के लिए ही दवाई बनती है, मेडिसिन बनती है, तो उसके अंदर बाकुची का यूज़ होता है। तो इसका मतलब कुछ तो है, मतलब हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे, कुछ तो है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब इसको यूज़ करके दवाई बन रही है, और हमारे पूरे आयुर्वेदा में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। आप बाबा रामदेव का देख लें, या आप आयुर्वेद की कोई पुरानी किताब देख लें, या आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल देख लें, विटिलिगो और आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी आप आर्टिकल देख लें, तो उसमें बाकुची का जिक्र ज़रूर होगा। तो ये भी एक मेडिसिन है। हालांकि मुझको जो याद है
ये अगर इसकी जो लगाने वाली जो मेडिसिन होती है इसको आई थिंक लगाते भी हैं और खाते भी हैं, ऐसा कुछ है। तो ये लगाने वाली जो होती थी ये थोड़ा सा इची होती है और आपको बोला जाता है कि आप इसको लगाकर या इसका ऑइंटमेंट ऑयल जैसा कुछ बनता है वो आप लगाकर मॉर्निंग की जो धूप है आप उसमें बैठेंगे। तो 9 to 10 वाली या 8 to 9 वाली धूप में आपको बैठना है। उस टाइम पे वो हानिकारक रेज नहीं होती है, ये रीज़न है कि आपको उस टाइम पे धूप में बैठना है, दिन में नहीं बैठना है, दिन में नहीं जाना है। तो वो ये चीज़ मैंने भी की हुई है अपने टाइम पे कि ऑइंटमेंट होता था या हमारे टाइम पे वो बीज टाइप आते थे, सीड टाइप आते थे, तो उनको पीस कर उसका एक लेप जैसा बना के वो स्पॉट पे लगाकर धूप में बैठना होता था। और वही ट्रीटमेंट मैं आज भी देख रही हूँ। आज भी मैंने जहाँ पे भी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने इंटरनेट पे देखा, तो वहाँ पे यही था कि ऐसा ऑइंटमेंट आता है कि आप उसको लगाएंगे और धूप में बैठेंगे, तो वो बाकुची ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेडिकल एक्सपेक्ट। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, सब मैंने नोट डाउन किए थे, अलग अलग मैंने टेबल्स बना के रखे हुए थे और यस आई थिंक हो गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं इसका जो ये सारी चीज़ें, तो जो अभी तक मैं जो बता रही थी वो सब था आपका फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, फिजिकल आपकी बॉडी के ऊपर किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से आपको आराम देगा। इसका फिजिकल जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार है मेंटल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है इसको स्प्रेड करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं मेंटल के ऊपर। आपको विटिलिगो हो गया है, आपको पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर से आपकी मेडिसिन चल रही है और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि अब क्या होगा, मैं सुंदर नहीं दिखूंगी और लोग क्या कहेंगे। ये सबसे मैं भी गो थ्रू हुई हूँ। मैंने अपने पुराने वाली वीडियो में मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी, मैंने इसके बारे में बताया था। तो और जिनको भी विटिलिगो हुआ है वो इस परेशानी से गुजरते ही गुजरते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप स्ट्रेस फ्री रहें। देखो ठीक है, आपको विटिलिगो हो गया, अब इसके आगे क्या? आप उसको मैजिक से तो ठीक कर नहीं सकते, आपको दवाइयाँ ही लेनी पड़ेगी, आपको जो प्रोसेस है वो ही आपको अपनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो करनी ही है। तो आप ये सपोज़ मेरे लिप्स पे है, अब मैं इसको डिलीट तो नहीं कर सकती, कैसे भी करके मैं इसको डिलीट तो नहीं कर सकती। मुझे ये अगर मैं इसकी दवाई ले रही होती तो एक चलो होप होती कि ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो उसके साथ साथ अगर ये नहीं भी ठीक हुआ तो भी मुझे जीना तो है, मुझे इसके आगे तो बढ़ना है, मैं यहीं पर रुक कर तो नहीं रहूँगी। तो आपको भी यही सोचना है कि अगर आपको विटिलिगो हो गया है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ साथ आप अपने माइंड को भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आप इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होंगे कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, कोई मेरे लिए क्या परसेप्शन बनाएगा, उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। जितना आप ध्यान दोगे उतना आपको स्ट्रेस होगा और उतना और ज़्यादा स्प्रेड होगा। आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस लेकर आप उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और ज़्यादा वो आपका बढ़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे आप हैं। जैसे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, जैसे मैं हूँ ऐसे ही आपको भी करना है। डिफ़िकल्ट है, मैं जानती हूँ, छोटी बच्चियों के लिए जिस एज में मुझे हुआ था। अब भी बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी मदर्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमारी बेटी है 14 इयर्स की है, 15 इयर्स की है और कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं जो बोल रही हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हैं कि शादी नहीं होगी। तो जो ये सोशल स्टिग्मा है ये तो बहुत ही बुरा है। लोगों को लगता है पता नहीं छूने से फैल जाएगा या क्या है। सो इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी, बट आपको कोशिश करनी है, अगर आप मदर हैं जिसके बच्ची को या बच्चे को विटिलिगो है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको स्ट्रेस फ्री रखें, उसको ये फीलिंग नहीं आने दें कि अब आपकी लाइफ के आगे ब्लॉक लग गया है, आपके लाइफ में इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप बच्चे हैं, आप इस एज में हैं कि आप समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो आपको खुद को ही
इस चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि एक चीज़ तो हो गई, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आपको मान लो कहीं चोट लग गई है तो आप रिवर्स करके उसको मैजिक से ठीक तो नहीं कर सकते हो। आपको उस चोट के साथ, उस स्कार के साथ आपको जीना है, आपको आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा बेटर करना है कि वो चीज़ आपकी थोड़ी नलीफाई हो जाए, वो उसको ज़्यादा महत्व देना नहीं। और आप खुद ही महत्व नहीं देंगे तो सामने वाला कितना ही बोलते रहे आपको, उससे क्या ही फर्क पड़ना है। जैसे मैं हूँ, टीनेज में मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था जब तक मुझे समझ नहीं थी, और मुझको लगता था कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे ही स्टेयर कर रहे हैं, करते भी थे तो मुझको ये लगता था कि लोग मुझे ही स्टेयर कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझको इतना हर्ट करती थी, मैं बहुत देर तक सोचती रहती थी कि सब मुझे देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ, बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती हूँ, वो सब दिमाग में चलता रहता था। बट जब से मैंने अपने आप को अपनाया है तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, देख रहे हैं तो देखने दो इनको, भाई लग रहा होगा। मैं भी अगर किसी को ऐसे देखूंगी तो एक बार एक पॉइंट को मैं भी ऐसे आंखें मेरी रोल होंगी, तो ये नेचुरल है, तो करने दो उनको, कर रहे हैं तो। मुझे फिजिकल तो कुछ बीमारी नहीं है ना, मैं हाथ पैर मेरे सही सलामत है, मेरे दिमाग बिल्कुल सही है, मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, जो काम मुझे करना है वो मैं कर सकती हूँ। तो मैं जो चीज़ मेरी सही है मेरी बॉडी में, उनको लेकर मैं आगे बढ़ूँ। जो जहाँ पर रोक लगी है उसको, सिर्फ उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ों को तो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। तो यही आपको सोच रखनी है, आपको अपनी जो है पॉजिटिव आपको अप्रोच रखनी है इसके प्रति, ताकि ये और ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं हो। और जितना है ठीक है, क्योर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी क्योर होता है तो, और आई थिंक अब तो क्योर होता ही होगा जब इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं प्रे कि ऐसी मेडिसिन आ जाए कि जिससे सबका बिल्कुल 100% ही ठीक हो जाए। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे सबने देख लिया, सब कुछ हो गया, मुझे कोई अभी परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझे स्टेयर करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे अब इतने सालों से मुझे है तो मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। मैं सिर्फ उन बच्चियों के लिए, खास तौर पे मैं बच्चियों इसलिए बोल रही हूँ कि वो मतलब एज बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि अब बच्ची का क्या होगा। लड़का होता है तो फिर भी एक पॉइंट को होता है कि कोई बात नहीं, लड़का है, शादी तो हो ही जाएगी। लड़की को अगर हो गया तो इंडिया में अभी भी जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट है। सो हम दुनिया का कुछ नहीं कर सकते, अपना कर सकते हैं। तो अपने आप पॉजिटिव रहिए। आप माँ हैं तो बच्चे को पॉजिटिव कीजिए, और आप अगर बच्चे हैं तो आपको पॉजिटिव खुद ही रहना है। अपने अंदर देखो और क्या काबिलियत है और कैसे आप बेटर कर सकते हो, उन चीज़ों पर ध्यान दो और इसको छोड़ दो। सो लास्ट में मैं आपको एक प्लांट की स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जो कि मैंने पहले भी सुनाई हुई है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं आज दोबारा से सुना देती हूँ। हालांकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपने नॉलेज तो मतलब ले ही ली, जो मैं ज्ञान अभी तक दे रही थी वो तो आपने ले ही लिया, तो ये लास्ट का ज्ञान भी आप लेते जाइए। तो ये मैं आपको स्टोरी जो बता रही हूँ, ये बता रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। सो स्टोरी ये है कि दो प्लांट के ऊपर रिसर्च हुई है, स्टोरी नहीं है, रिसर्च है। दो प्लांट के ऊपर रिसर्च हुई और दोनों प्लांट्स को अलग अलग रूम में रखा गया। दोनों प्लांट बिल्कुल सेम थे, सेम हाइट, सेम टाइप के प्लांट थे, दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया। एक प्लांट के पास जाकर डेली बोला गया कि यू आर सो गुड, यू आर सो नाइस, आपकी पत्तियां बहुत ग्रीन हैं, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। और दूसरे प्लांट को बोला गया कि आप बहुत अगली हो, आपके पत्ते मुरझाए हुए हैं और आपकी सॉइल भी बिल्कुल बेकार है। उससे सारी नेगेटिव बातें बोली गई। तो 1 महीने तक ये रिसर्च चली। एक प्लांट को सारी पॉजिटिव बातें बोली गई, एक प्लांट को सारी नेगेटिव बातें बोली गई। और 1 मंथ के बाद जब दोनों प्लांट को पानी दे रहे थे, दोनों प्लांट को पानी दे रहे थे, सनलाइट थी दोनों के पास, जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब थी, बस एक्स्ट्रा जो हो रहा था वो था एक जगह हम पॉजिटिव टॉक कर रहे थे, एक जगह नेगेटिव टॉक कर रहे थे। तो 1 महीने के बाद जब दोनों प्लांट्स को लाया गया तब देखा गया कि जिस प्लांट को पॉजिटिव बातें बोली जा रही थी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा था, और जिस प्लांट को नेगेटिव बातें बोली जा रही थी वो बिल्कुल बेचारा मुरझा गया था और मतलब बिल्कुल ही वो डल हो गया था। तो आप सोचिए कि प्लांट जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, है लिविंग बीइंग, बट वो और कुछ नहीं कर सकता, जब
उसके ऊपर इतना इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट का, तो एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आता होगा। तो इसीलिए हमें अपनी सोच और जो भी आपके फैमिली में जिसको भी विटिलिगो है उसकी सोच आपको पॉजिटिव बनानी है, नेगेटिव नहीं। कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए उनके आगे। अगर आप पेरेंट हैं ऐसे बच्चों के, तो उनके आगे प्लीज़ ये कभी मत बोलिए कि इसकी शादी कैसे होगी। बच्चे के सामने बिल्कुल मत बोलिए ऐसी बातें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इसका नेगेटिव असर आता है। पॉजिटिव बातें बोलिए, बच्चा पॉजिटिव सुनेगा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आपको हो गया है, ट्रीटमेंट हो रहा है, देखो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव बातें बोलिए, झूठ ही सही पॉजिटिव बोलिए। झूठ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी क्योर नहीं होता है, कोई भी विटिलिगो हो, कोई ऐसा मैजिक नहीं होता है कि 2 महीने 3 महीने में ही आपका बिल्कुल क्योर हो जाएगा। तो आप बच्चे को पॉजिटिव बातें बोलिए और आप देखेंगे कि जो मतलब उसके ऊपर जो इफेक्ट जो आ रहा है, फिजिकल इफेक्ट जो आ रहा है, वो भी आपको बेटर दिखाई देगा। सो समरी यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छे से डूज डोंट्स जो बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए, और मेडिसिन्स जो मैंने बताई हैं उनके बारे में प्लीज़ आप चेक कीजिए अपने डॉक्टर से। मैं जितनी मैंने मेडिसिन्स बताए हैं उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना। फ्रूट वेजिस डू डोंट्स जो मैंने बताए हैं, होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देख के नोट डाउन कर लेना। सारे ही मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके निकाले हैं सारी चीज़ें। तो यस, दैट्स इट। तो ये था आज का वीडियो विटिलिगो के ऊपर। होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरी इस वीडियो से कुछ 2-4 लोगों को भी अगर उनके थॉट पॉजिटिव होते हैं तो मेरा काम बन गया। अगर जो मैंने डूज डोंट्स बताए हैं उनसे आपको इम्प्रूवमेंट होती है तो मेरा काम बन गया। जो मैंने मेडिसिन्स बताई हैं वो आप ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लेने वाले हैं और डॉक्टर्स से आप सलाह कर रहे हैं, जो भी हो इसके बारे में, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इतनी रिसर्च के बाद भी अगर मैंने कुछ यहाँ पर गलत बोला हो पूरे सेशन में तो प्लीज़ मेरे को वो भी करेक्ट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर दोबारा से पढ़ूंगी, दोबारा से सर्च करूंगी, और अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो वो भी मैं बता दूंगी। मुझे माफ़ी मांगने में, सॉरी बोलने में कोई मुझे हिचक नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बहुत रीचेक करके सारे पॉइंट्स बोले हैं, बट फिर भी अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलती हो गई है तो वो भी आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। इसके बाद व्लॉग ही आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचा है, आपने मेरा वीडियो देखा है, तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो देखा है। और आपका जो भी रिव्यू हो, जो भी आप बोलना चाहें, आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू।